जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है व्हाट इज कल्चर यानी संस्कृति क्या है, जिसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उसे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर का एक पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ जो कि पार्ट 1 है। पहले आप उसे देखिए जिससे कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जानने की और समझने की और समझाने की कोशिश की है कि संस्कृति क्या है। तो आगे वो लिखते हैं, Then also comes something which to my mind is basically opposed to all ideas of culture। फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है जो कि मूल रूप से जो सभी विचार हैं संस्कृति के बारे में जो भी लोगों की धारणाएं हैं, विचार हैं, उन सबसे अलग है। मतलब एक अलग सा ही विचार मेरे दिमाग में आता है। And that is the isolation of the mind and the deliberate shutting up of the mind to other influences। और वो जो अलग बात है वो है कि माइंड को यानी मस्तिष्क को ही आइसोलेट लिया जाए, यानी बिल्कुल अलग थलग कर लिया जाए। और डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, शटिंग अप यानी उसे बंद कर दिया जाए, टू अदर इन्फ्लुएंसेस यानी जो दूसरे प्रभाव हैं जो कि मस्तिष्क पर पड़ते हैं, तो उन प्रभावों से मस्तिष्क को बिल्कुल अलग थलग कर लिया जाए और उन प्रभावों को मस्तिष्क पर नहीं पड़ने दिया जाए। माई ओन व्यू ऑफ इंडियाज हिस्ट्री इज, और मेरा खुद का विचार जो भारत के इतिहास के बारे में है वो है that we can almost measure the growth and the advance of India, कि हम मेजर कर सकते हैं यानी हम पूरा मापन कर सकते हैं, नाप सकते हैं भारत की ग्रोथ को, भारत की बढ़त को, वृद्धि को, और जो एडवांसमेंट हुआ है यानी और जो भी आगे बढ़ा है भारत, and the decline of India by relating them to periods when India had her mind open to the outside world and when she wanted to close it up। तो अगर हम भारत की जो ग्रोथ हुई है, जो वृद्धि हुई है, उसको भी देखें और फिर जो डिक्लाइन हुआ है यानी कहीं ना कहीं जो भारत का कभी कभी पतन भी हुआ है, हम उसको भी देखें और उसे रिलेट करें, उसे उसका संबंध देखें कि पीरियड्स यानी कि जो अलग अलग काल हुए हैं भारत के इतिहास में, तो कब कहाँ भारत ने वृद्धि की है और कब उसका पतन हुआ है। जब हम इसे देखें कि कब कब इंडिया ने अपना माइंड ओपन रखा है यानी कब कब इंडिया ने दूसरे प्रभावों को अपने ऊपर पड़ने दिया है और कब कब उसने दूसरे प्रभावों को अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। कहने का मतलब है कि जब जब भारत ने बाहरी दुनिया के प्रभाव को खुद पर पड़ने दिया है, खुद को खुला रखा है बाहरी प्रभावों के लिए, तब, और जिस जिस काल में भारत ने अपने ऊपर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया तब, तो जो भी वृद्धि हुई है, जो भी पतन हुआ है, उसको हम ठीक ठीक से नाप सकते हैं। The more she closed it up, the more static she became। तो जितना ज़्यादा वो क्लोज्ड हुआ यानी जितना उसने खुद को बंद किया, दूसरे प्रभावों से खुद को अलग किया, बाहरी दुनिया का असर खुद पर नहीं पड़ने दिया, उतना ही वो ज़्यादा स्टैटिक हो गया यानी बिल्कुल गतिहीन हो गया, उसमें कोई थमा हुआ सा हो गया, उसमें कोई गति, कोई वृद्धि नहीं हुई। लाइफ वेदर ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशन और सोसाइटी इज एसेंशियली अ डायनामिक, चेंजिंग, ग्रोइंग थिंग। तो जो जीवन होता है, चाहे फिर वो एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का हो, या किसी समूह का हो, या किसी देश का हो, या फिर किसी समाज का हो, वो निश्चित रूप से, वो आवश्यक रूप से एक डायनामिक यानी बिल्कुल गतिशील, चेंजिंग यानी परिवर्तनशील, और ग्रोइंग यानी जिसमें लगातार वृद्धि होती रहे, एक ऐसी चीज़ होती है। यानी किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समूह का, किसी भी समाज का, तो ये जो जीवन होता है, ये इसे कैसा होना चाहिए? इसे गतिशील होना चाहिए, इसे परिवर्तनशील होना चाहिए, और इसको लगातार वृद्धिशील भी होना चाहिए। Whatever stops that growth also injures it and undermines it। और जो कुछ भी इसकी वृद्धि को, ग्रोथ को रोकता है, वो उसको इंजर करता है यानी इसको नुकसान पहुंचाता है, और इसको अंडरमाइन करता है यानी इसकी शक्ति को धीरे धीरे कम कर देता है। We have had great religions and they have had enormous effect on humanity। तो हमारे पास बहुत ही महान धर्म रहे हैं और उन धर्मों का इनॉर्मस यानी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है मानवता के ऊपर। Yet if I may say so with all respect and without meaning any ill to any person, लेकिन फिर भी यदि मैं एक बात कहना चाहूँगा
पूरे सम्मान के साथ और बिना किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाए, आहत किए, यानी मेरा इंटेंशन किसी को दिल दुखाने का, किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दोज वेरी रिलीजन्स, कि इन्हीं सभी धर्मों ने इन द मेजर दैट दे मेड द माइंड ऑफ मैन स्टैटिक, मतलब जिस तरह से, जितना ज़्यादा इन्होंने जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, जो उसका दिमाग होता है, उसे स्टैटिक यानी कि बिल्कुल स्थिर, जो बिल्कुल बदले नहीं, एक जैसा रहे। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक मतलब जो बहुत ही ज़्यादा हठधर्मी हो, यानी जिद पर अड़ जाए तो दूसरा कुछ सुने नहीं, समझे नहीं, बस जैसा उसने ठान लिया वैसा ही करे। और बिगटेड, बिगटेड मतलब कट्टर। तो जितना ज़्यादा इन धर्मों ने मानव के मस्तिष्क को, मानव के दिमाग को एकदम स्थिर और हठधर्मी और कट्टर बनाया है, हैव हैड टू माई माइंड एन ईविल इफेक्ट, तो इन धर्मों ने मेरे मन पर तो जो प्रभाव डाला है वो बुरा है, यानी मेरे मस्तिष्क पर इन धर्मों का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी इन धर्मों की छवि मेरी नज़र में कोई बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव को हठधर्मी, कट्टर और बिल्कुल स्थिर बनाया है। द थिंग्स दे सेड मे बी गुड, हो सकता है कि जो बातें इन धर्मों ने कही हो वो सही हो भी, अच्छी हो भी, बट when it is claimed, लेकिन जब ये दावा किया जाता है that the last word has been said, कि जो आखिरी शब्द है वो कहा जा चुका है, यानी धर्म में जो कह दिया बस वही फाइनल है, वही आखिरी शब्द है, उस पर कोई विचार विमर्श, कोई चर्चा, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता या कोई जानने की कोशिश नहीं कर सकता, उसकी नाप तोल नहीं कर सकता, उसको परख नहीं सकता। तो जहाँ धर्म ये दावा करते हैं कि आखिरी शब्द बस यही है और यही सत्य है, तो वहाँ सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक, सोसाइटी, समाज कैसा बन जाता है? स्टैटिक बन जाता है, स्थिर बन जाता है, यानी फिर उसमें बदलाव की, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और रेस और नेशन मस्ट नेसेसरली हैव अ सर्टेन डेप्थ एंड सर्टेन रूट समवेयर, तो कोई एक खास व्यक्ति हो या फिर एक जाति हो या फिर एक देश हो, तो उसमें एक गहराई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक उसकी जड़ें होनी चाहिए। दे डू नॉट काउंट फॉर मच अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट, विच पास्ट इज आफ्टर ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ जनरेशंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड सम टाइप ऑफ विजडम। और अगर उनकी जो जड़ें हैं वो पास्ट में ना हो तो फिर क्या होता है कि दे डू नॉट काउंट फॉर मच, यानी कि उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती है। और जो अतीत होता है, जो पास्ट होता है, आखिरकार वो होता तो पीढ़ियों के अनुभवों का है, एक संग्रह, यानी वो एक कलेक्शन है। जितनी भी पिछली पीढ़ियां हुई हैं उन्होंने जो जो अनुभव किए, उनके पास जो विजडम रही, जो बुद्धिमानी रही, उसी का एक संग्रह, उसी का एक कलेक्शन है पास्ट। तो उसमें उनकी जड़ें होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। इट इज़ एसेंशियल दैट यू हैव दैट, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास ये हो, यानी आपका जो मूलभूत जो विचारधारा है वो अतीत से प्रेरित हो, वो आपकी जो पिछली पीढ़ियां हैं उनके आधार पर हो। Otherwise, you become just pale copies of something which has no real meaning to you as an individual or as a group. और अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर आपकी विचारधारा, अगर आपकी जड़ें आपकी पिछली पीढ़ियों के आधार पर नहीं है, उनसे प्रेरित नहीं है, उनके अनुभवों, उनकी जो ज्ञान था उससे प्रेरित नहीं है, तो क्या होता है कि आप बस किसी की कॉपीज बन जाते हो, यानी कि आप उसकी एक बड़ी डल सी, फीकी सी प्रति बन जाते हो, कॉपी बन जाते हो, जिसका आपके लिए कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है। चाहे फिर आप एक इंडिविजुअल हो या फिर आप एक ग्रुप हो, यानी अगर आप सिर्फ किसी को इमिटेट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कोई वैसा करता है तो आप बस फॉलो करना स्टार्ट कर दें, आपकी पिछली पीढ़ियों से, उनके अनुभवों से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो बस आप उनकी एक क्लोन के जैसे बन जाओगे जिसका अपना कोई आधार नहीं है। ऑन द अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट्स अलोन, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कोई व्यक्ति केवल जड़ों पर आधारित तो नहीं रह सकता। इवन रूट्स विद अनलेस दे कम आउट इन द सन एंड द फ्री एयर, यहाँ तक कि अगर जड़ें भी हों, अगर वो थोड़ा उन्हें धूप ना मिले और उनको थोड़ी हवा ना मिले तो वो भी विदर, यानी कि वो भी मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। ओनली देन कैन द रूट्स गिव यू सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब
जो जीने के लिए जो आहार होता है, पोषण होता है, तो जड़ें भी आपको आहार कब दे पाएंगी? कब? जबकि उनको खुली हवा मिले, उनको धूप मिले। यानी कि जो यहाँ कहने का मतलब नेहरू जी का ये है कि केवल जड़ों से काम नहीं चलता। जिस प्रकार जड़ होती है फिर उसमें पत्तियां निकलती हैं, तो मतलब उसमें भी ग्रोथ होती है, कुछ नया आता है, तो तब जाकर जो भोजन बनाते हैं पौधे वो मिल पाता है। तो केवल जड़ों से, यानी जो केवल पिछला ज्ञान है, पिछले अनुभव हैं, उन्हीं के आधार पर विचारधारा हो तो उससे काम नहीं चलेगा। थोड़े से चेंजेस आने ज़रूरी हैं, थोड़ी नई बातों का जुड़ना भी ज़रूरी होता है। ओनली देन कैन देयर बी अ ब्रांचिंग आउट एंड अ फ्लावरिंग। और केवल तभी एक ब्रांचिंग आउट यानी शाखाओं का निकलना होता है और फ्लावरिंग होती है यानी फूल खिलते हैं। यानी जब जड़ों को बाहरी हवा, खुला वातावरण और उन्हें धूप मिलती है। तो बस ये एक सिंबल की तरह यूज़ किया है, प्रतीकात्मक लाइन है ये। उनका मतलब यही है कि जो आपके पिछली पीढ़ियों के अनुभवों और उनकी ज्ञान के आधार पर जो विचारधारा बनी है, उस विचारधारा को आजकल की दुनिया के जो नए अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनका एक मिक्सचर होना ज़रूरी है। तब जाकर उनसे काम चल पाता है, तब जाकर वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं और खुद भी तभी सक्सेसफुल रह पाती हैं। हाउ देन आर यू टू बैलेंस दीज टू एसेंशियल फैक्टर्स। तो फिर आप ये जो दो ज़रूरी फैक्टर्स हैं, ये जो दो ज़रूरी कारक हैं, आप इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे? आप इनमें समन्वय कैसे स्थापित करेंगे? कैसे इनको कोऑर्डिनेट करेंगे और इन्हें बराबर में ले पाएंगे? ये दो फैक्टर्स कौन से हैं? ये वैसे अगर हम देखें, जो अभी लाइन में बात की है वो उन्होंने की है रूट्स की, यानी बेसिक जो है, और जो फ्लावरिंग है, जो ब्रांचिंग है, तो यानी शाखाओं की और पत्तियों की, फूलों की। तो यहाँ ये भी सिंबल की तरह ही यूज़ किया है, यानी जो मूल विचारधारा है, जो आपकी पिछली पीढ़ियों के जो आपका पास्ट है उस पर आधारित है उसकी, और जो नई इन्फ्लुएंसेस आएंगे, जो नई विचारधाराएं, जो नई आइडियोलॉजी जुड़ेगी उसकी। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत कठिन है। बिकॉज सम पीपल थिंक अ ग्रेट डील अबाउट द फ्लावर्स, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं वो अ ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं फ्लावर्स के बारे में, फूलों के बारे में। एंड द लीव्स ऑन द ब्रांचेस, और जो ब्रांचेस, शाखाओं पर पत्तियां आती हैं उनके बारे में, फूलों के बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो जो नए इन्फ्लुएंसेस हैं, जो आजकल चल रहा है, जो उनके एनवायरनमेंट में, दुनिया में, देश में, तो उनसे जो नए इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जो नए प्रभाव आ रहे हैं, नई आइडियोलॉजी आ रही है, कुछ लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, फॉरगेटिंग दैट दे ओनली फ्लरिश बिकॉज देयर इज़ अ स्टाउट रूट टू सस्टेन दैम। और वो ये भूल जाते हैं कि वो फ्लरिश इसलिए कर पाते हैं, वो इसलिए फल फूल पाते हैं क्योंकि स्टाउट रूट, बहुत ही मजबूत जड़ें होती हैं उनको सस्टेन करने के लिए, मतलब उनको सहारा देने के लिए, उनका आधार बनने के लिए जड़ें होती हैं जो उनको सहारा देती हैं। तो यहाँ पंडित नेहरू का कहने का मतलब है कि जो नए इन्फ्लुएंसेस हैं, नई आइडियोलॉजी है, नई विचारधाराएं हैं, वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन वो तब ज़रूरी हैं, वो तब असर कर पाएंगी जब आप अपनी मूल विचारधारा को ना छोड़ें, क्योंकि वो बिल्कुल जड़ों की तरह काम करती हैं। वही आपको एक आधार देती हैं जिस पर आगे आपको विकास करना होता है। Others think so much of the roots that no flowers or leaves or branches are left। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दूसरे लोग, जो कि वो सिर्फ रूट्स के बारे में ही सोचते हैं, यानी जो उनकी मूल विचारधारा है, जो पहले से होता आया है, जो उनके पिछली पीढ़ियों ने किया है, उनके एंसेस्टर्स, उनके फोर फादर्स यानी पूर्वजों ने किया है, बस वो उसी आइडियोलॉजी को लेकर बैठे रहते हैं, उसी विचारधारा को लेकर बैठे रहते हैं, और वो भूल जाते हैं कि कोई फूलों पर ध्यान नहीं देते, पत्तियों पर, शाखाओं पर, यानी कि वो नए विचारों का बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। देयर इज़ ओनली अ थिक स्टेम समवेयर। और उनके पास रह जाता है तो केवल एक मोटा सा तना, यानी कि वो जो नया, कोई नई विचारधारा का उन्होंने स्वागत नहीं किया, तो बहुत ही खोखली सी एक आइडियोलॉजी उनके पास रहती है जो कि बेस्ड रहती है उनकी पिछली पीढ़ियों के आधार पर। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है। सो द क्वेश्चन इज हाउ वन इज टू अचीव अ बैलेंस। तो प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति इन दोनों को बैलेंस कैसे करे, इन दोनों को के बीच में समन्वय स्थापित कैसे करे, कैसे इन दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे। डज कल्चर मीन सम इनर ग्रोथ इन द मैन। क्या संस्कृति का मतलब है मनुष्य में एक अंदरूनी वृद्धि हो, एक आंतरिक ग्रोथ हो उसके अंदर? ऑफ कोर्स इट मस्ट, हाँ बिल्कुल ये ज़रूरी है। यानी कि आपकी
जो इनर सेल्फ है वहाँ वृद्धि होनी चाहिए, आपके विचारों में, आपकी मानसिकता में वृद्धि होनी चाहिए। डज इट मीन द वे ही बिहेव्स टू अदर्स? क्या कल्चर का मतलब है वो तरीका जैसे वो दूसरों के साथ बिहेव करता है, जैसा व्यवहार वो दूसरों के साथ करता है, क्या वो संस्कृति है? सर्टेनली इट मस्ट, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यानी संस्कृति का मतलब ही है कि आप दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। डज इट मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू अदर पर्सन? क्या संस्कृति का मतलब है आपकी वो क्षमता जिससे आप दूसरों को, किसी दूसरे व्यक्ति को समझ सकते हैं? आई सपोज सो, मेरा तो यही मानना है कि संस्कृति क्या है? संस्कृति आपकी वो क्षमता है जिससे आप दूसरे व्यक्ति की बात को समझ सकते हैं। डज इट मीन द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाय द पर्सन? क्या संस्कृति का आशय ये है कि आपकी वो क्षमता जिससे आप खुद को दूसरे व्यक्ति को समझा सके, आप दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझे जा सकें, आपकी वो क्षमता? आई सपोज सो, मेरा मानना है कि हाँ, संस्कृति का यही मतलब है। इट मीन्स ऑल दैट, संस्कृति का मतलब ये सभी बातें हैं। यानी कि पंडित नेहरू का यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, अगर आप दूसरों को खुद को समझा पाते हैं, दूसरों के द्वारा खुद भी समझे जा सकते हैं, अगर उतनी क्षमता आप में है, तो फिर आप एक सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, आप एक कल्चर्ड मैन हैं। A person who cannot understand another's viewpoint is to that extent limited in mind and culture because nobody, perhaps barring some very extraordinary human beings, can presume to have the fullest knowledge and wisdom. एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को, पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सामने वाला क्या कह रहा है, उसका सोचना क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो उसको बिल्कुल ना सोचता ना समझता, तो फिर वो मान लें कि वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सीमित है अपने मस्तिष्क में भी और अपनी संस्कृति में भी। उसका कल्चर और उसका माइंड बिल्कुल लिमिटेड है, यानी कि उनमें कोई स्कोप नहीं है कि उसमें आगे कोई ग्रोथ हो, और उसने उसको बहुत ही संकीर्ण बना दिया है, बहुत ही नैरो माइंडेड उसको बना दिया है। क्योंकि बिकॉज नोबडी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, परहैप्स मतलब शायद, बारिंग सम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, बारिंग मतलब अगर हम छोड़ दें, एक्सेप्ट, तो अगर हम सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जो लोग, कुछ मनुष्य ऐसे भी हुए हैं जो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए हैं, जैसे गौतम बुद्ध को ले लें, स्वामी विवेकानंद को ले लें, तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो महापुरुष हैं, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, तो जनरली कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि ये प्रिज्यूम कर सके, जो कि ये पहले से मान कर चल सके कि उसके पास फुलेस्ट नॉलेज है, उसके पास पूरा ज्ञान है और उसके पास पूरी बुद्धिमानी है, विजडम है। यानी कि कोई आप ऐसा तो व्यक्ति देख ही नहीं सकते जो ये मान कर चले कि बस उसने सब जान लिया, उसने सब सीख लिया और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको सीखना समझना बाकी रह गया हो। तो ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा कोई मान कर नहीं चल सकता। हाँ, इसके एक दो कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो हुए हैं, तो उनकी बात को छोड़ दें तो जनरली एक सामान्य मनुष्य तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक सामान्य मनुष्य यदि ये सोच के चलता है कि उसको किसी दूसरे की बात सुननी नहीं है, समझनी नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अपने आप में परफेक्ट है, तो वो बहुत ही नैरो माइंडेड है, वो बहुत सीमित है अपने मस्तिष्क में भी और अपने कल्चर में भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पंडित नेहरू हमें वही समझाना चाह रहे हैं कि अगर कल्चर किसी को ऐसा स्टैटिक बना दे, अगर कल्चर बिल्कुल गतिहीन बना दे किसी व्यक्ति को, उसको ऐसी गलतफहमी पैदा करवा दे कि बस अब कुछ नया नहीं सीखना है, खुद को बिल्कुल भी नहीं बदलना है, तो ऐसा कल्चर किसी काम का नहीं है। The other party or the other group may also have some inkling of knowledge or wisdom or truth, and if we shut our minds to that, then we not only deprive ourselves of it, but we cultivate an attitude of mind which I would say is opposed to that of a cultured man. जो दूसरी पार्टी होती है, यानी जो दूसरा पक्ष होता है, यानी वही व्यक्ति जिसके नज़रिए को एक व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, तो हो सकता है जो दूसरा समूह है, जो दूसरा व्यक्ति है जिसका नज़रिया हमसे अलग है, तो हो सकता है उस व्यक्ति के पास या उस ग्रुप के पास, उस पार्टी के पास भी कुछ इंक्लिंग ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का कुछ इंक्लिंग यानी आभास हो, एक सेंस हो नॉलेज का, उसके पास भी कुछ विजडम हो, कोई बुद्धिमानी की बात हो, या फिर ट्रुथ यानी कोई सत्य बात हो। एंड इफ वी शट अवर माइंड्स टू दैट, और अगर हम इस ज्ञान के प्रति, इस सत्य के प्रति, या फिर
इस बुद्धिमानी के प्रति अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, यानी कि हम बिल्कुल भी कुछ ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, नहीं देखना चाहते, कुछ एब्जॉर्ब भी नहीं करना चाहते, यानी उसमें से कुछ अच्छा अवशोषित नहीं करना चाहते और अपने अंदर समाहित नहीं करना चाहते, हम उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो हम न केवल खुद को डिप्राइव करते हैं यानी खुद को वंचित करते हैं, यानी कि अपने से वो मौका छीन लेते हैं स्वयं से ही कि हम कुछ नया सीख सकें। और तो ना फिर वो ज्ञान हम तक आ पाता, ना वो बुद्धिमानी हम तक आ पाती और ना ही वो सत्य हम तक आ पाता, और इस चीज़ से खुद को हम ही वंचित करते हैं, यानी इसको खुद तक आने से हम खुद रोकते हैं। और इसके अलावा हम एक ऐसा एटीट्यूड ऑफ माइंड, मतलब अपने दिमाग में एक इस प्रकार की सोच हम बना लेते हैं, जिसे मैं तो कहूँगा कि वो एक सुसंस्कृत, एक कल्चर्ड मैन से तो बिल्कुल अलग है। यानी कोई भी सभ्य, कोई भी अच्छे कल्चर वाला जो व्यक्ति होगा वो वैसा नहीं करेगा, उस टाइप का एटीट्यूड हम में आ जाता है। The cultured mind rooted in itself should have its doors and windows open। तो एक जो कल्चर्ड माइंड होता है, एक ऐसा दिमाग जो कि कल्चर्ड हो, जो कि सुसंस्कृत हो, तो रूटेड इन इटसेल्फ, उसकी जड़ें भले ही खुद में होती हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है अभी तक कि जो जड़ें होती हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तो होता है कल्चर का, जो हमारे पास्ट, हमारी पिछली जनरेशन्स के एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है, लेकिन साथ ही साथ उस कल्चर्ड माइंड के जो दरवाजे होते हैं और खिड़कियां वो खुली होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पंडित नेहरू का कहने का वही मतलब है कि रूट्स भले ही अपने पास्ट में हो, पिछली जनरेशन की नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस के बेस्ड पर हो, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत स्कोप ज़रूर रहे कि जो पॉजिटिविटी हमारे आसपास होती है, जो नई आइडियोलॉजी है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर रहे कि हम उसको भी एब्जॉर्ब कर लें, यानी उसको अपने अंदर समाहित कर लें और अपने आप को और ज़्यादा कल्चर को रिच बनाएं, यानी कि हमारा कल्चर स्टैटिक ना हो, डायनामिक हो। It should have the capacity to understand the other's viewpoint fully, even though it cannot always agree with it। तो एक कल्चर्ड माइंड जो होता है उसमें एक क्षमता होती है, उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों के भी नज़रिए को समझ सकता है, इवन तो भले ही हमेशा वो उससे सहमत ना हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले के नज़रिए से हमेशा आप उसमें हाँ में हाँ मिलाएं या आप उससे सहमत हो जाएं, उससे अग्री करें, लेकिन कम से कम उसको समझना तो ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना, उसको एक बार सुनना, समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। The question of agreement or disagreement only arises when you understand a thing। क्योंकि सहमत होने का या असहमत होने का मुद्दा तो तब आता है, ये प्रश्न तो तब आता है जब आप किसी चीज़ को समझते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है, आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस चीज़ से एग्री कर रहे हैं, आपकी सहमति है या आपका डिसएग्रीमेंट है, आप असहमति है आपकी। तो आपको उसको जानना समझना तो ज़रूरी है, अग्री करने के लिए या डिसएग्री करने के लिए। अदरवाइज इट इज़ ब्लाइंड नेगेशन विच इज़ नॉट अ कल्चर्ड अप्रोच टू एनी क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बिना जाने ही उससे सहमति की तो बात खैर नहीं हो सकती है, असहमत होने लगते हैं, तो फिर ये तो बिल्कुल एक अंधा निगेशन हुआ। निगेशन का मतलब होता है बिल्कुल डिनायल, यानी कि बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना किसी चीज़ को। और ऐसा एक किसी भी बात हो, कोई मुद्दा हो, कोई भी सवाल हो, उसकी एक कल्चर्ड अप्रोच ये नहीं है। यानी अगर आप कल्चर्ड हैं, अगर आप सुसंस्कृत हैं, तो फिर आप ऐसा तो नहीं करेंगे। ये कोई तरीका एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति का नहीं है कि वो किसी चीज़ में गहराई से उसको जाने बिना, उसको समझे बिना ही उससे डिसएग्री हो जाए, उससे असहमत हो जाए। आई शुड लाइक टू यूज़ अनदर वर्ड साइंस। अब मैं एक और शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, विज्ञान। वॉट इज़ द साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम्स। जीवन की जो समस्याएं हैं इनके प्रति वैज्ञानिक अप्रोच क्या है, यानी वैज्ञानिक सोच, नज़रिया क्या है जीवन की समस्याओं के प्रति। आई सपोज इट इज़ वन ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग। तो मेरा मानना है कि अगर हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो वो है कि हम हर चीज़ का परीक्षण करें। ऑफ सीकिंग ट्रूथ बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब भूल और प्रयत्न, यानी हम पहले गलती करें, फिर उस गलती से कुछ सीखें और फिर दोबारा से कोशिश करें। तो हम इस प्रकार से सीख यानी कि पता लगाएं सत्य का। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, यानी ये कि वैज्ञानिक नज़रिया है चीज़ों को और लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझने का। ऑफ नेवर सेइंग
दैट दिस मस्ट बी सो बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई इट इज सो। और हम कभी भी ये ना कहें कि ये ऐसा है, बल्कि हम हमेशा ये समझने की कोशिश करें कि ये जो ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। एंड इफ वन इज कन्विंस्ड ऑफ इट, ऑफ एक्सेप्टिंग इट, और अगर हम उससे कन्विंस हो जाएं, यानी हम उससे सहमत हो जाएं, मतलब हमें वो चीज़ समझ में आ जाए, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये तो हुआ लाइफ की प्रॉब्लम का साइंटिफिक अप्रोच। यानी यहाँ पंडित नेहरू ने हमें बताया है कि जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं जीवन में, अगर हम साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना चाहते हैं तो हम क्या करें कि हम पहले सत्य को खोजें। कैसे? गलतियां करें, गलतियों से सीखें और प्रयोग करें, और हम हर चीज़ का परीक्षण करें, अच्छे से एग्जामिन करें, और जो चीज़ें हैं हम ये जानने की कोशिश करें चीज़ें ऐसी हैं तो वो क्यों हैं। ये ना सोचें कि बस ये ऐसा है, बल्कि हम ये पता लगाएं कि ये ऐसा है तो क्यों है, और अगर हमें वो चीज़ समझ में आ जाए, वो हमारे विचार उससे सहमत हो जाए, तो हम उसको स्वीकार कर लें। Of having the capacity to change one's notions the moment some other proof is forthcoming, of having an open mind which tries to imbibe the truth wherever it is found। और हम वैज्ञानिक अप्रोच क्या है, इनके अलावा वैज्ञानिक अप्रोच ये भी है कि हम क्षमता रखें कि हम किसी व्यक्ति के विचारों को बदल सकें। यानी विचार कभी भी स्टैटिक नहीं होने चाहिए, स्थिर नहीं होने चाहिए, उनमें सुधार का, परिवर्तन का स्कोप हमेशा होना चाहिए। और नोशन मतलब विचार। तो हम जिस पल हमें ये पता चले कि कोई दूसरा सबूत फोर्थकमिंग यानी आगे आ जाता है, यानी अगर कोई चीज़ गलत साबित हो जाती है, यानी जैसा नोशन है, जो विचार है, उससे विपरीत अगर कोई बात सिद्ध होती है, तो हम तुरंत उसको क्या करें, हम विचार को बदल लें और नया विचार मतलब उसे हम अपग्रेड कर लें, उसमें हम परिवर्तन कर दें, और उस पर मतलब अड़े ना रहें कि बस नहीं हमें तो ऐसा ही बताया गया है तो ये ऐसा ही है। ऑफ हैविंग एन ओपन माइंड, हम अपना दिमाग खुला रखें, वही नई चीज़ों के लिए, नए परिवर्तनों के लिए हम अपना दिमाग खुला रखें। विच ट्राइज टू इम्बाइब द ट्रूथ, और हमारा माइंड ऐसा हो जो कि ओपन हो, जो कि सत्य को अपने अंदर समाहित करना चाहे, वेयर एवर इट इज़ फाउंड, चाहे वो सत्य कहीं भी मिले। If that is culture, how far is it represented in the modern world and in the nations of today? तो अगर ये है संस्कृति, तो किस हद तक इसको आधुनिक विश्व में और आजकल के राष्ट्रों में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो परिभाषा, जो अर्थ, जो संस्कृति का विश्व देता है, जो आजकल के देश देते हैं, वो तो इससे बिल्कुल विपरीत हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि असल जो मायने हैं वो संस्कृति के ये हैं, जबकि किस हद तक क्या कह के संस्कृति को विश्व परिभाषित करता है और देश संस्कृति क्या है और क्या समझते हैं। ऑब्वियसली इफ इट वॉज रिप्रेजेंटेड मोर दैट इट इज़, तो अगर ये स्पष्ट ही है कि जो संस्कृति है, तो जैसा ये प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व, जिस प्रकार से संस्कृति को प्रस्तुत कर रहा है, जो संस्कृति को बता रहा है, संस्कृति की जो परिभाषा दे रहा है, तो अगर उससे ज़्यादा ये गहरी है और उससे ज़्यादा व्यापक अर्थ है इसका, तो अगर उससे ज़्यादा अर्थ और परिभाषा इसकी दी जाए, मतलब सही मायने में यदि संस्कृति को समझाया जाए, तो मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल वुड बी फार ईजियर टू सॉल्व। तो हमारी कई सारी समस्याएं, चाहे वो राष्ट्रीय हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी हल करने में। यानी कि हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर सही परिभाषा, सही अर्थ जो कल्चर का है वो रिप्रेजेंट किया जाए, वो समझाया जाए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम यहीं छोड़ते हैं और इसे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसे रिज्यूम करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे ये लेसन काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये समझ आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। अगर आप पंडित नेहरू के विचारों से सहमत हैं तो आप इस लेसन में जो डेप्थ है उस तक पहुंच पा रहे हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।